एक सवाल पूछूं आपसे। क्या आपने कभी रात को पानी की आवाज सुनी है? जब आसपास कोई नदी, कोई नल, कोई तालाब ना हो, बस छपाक छपाक छपाक। अगर हाँ, तो शायद आप जानते हैं वो डर जो पंडित नारायण दत्त को उस रात महसूस हुआ था। धनौरा गांव का काली ताल जो कभी नहीं सूखता, जिसके पानी में एक मरा हुआ इंसान 3 साल से न्याय का इंतजार कर रहा था और जो किसी को भी चैन से जीने नहीं दे रहा था। आज की कहानी है तालाब की प्यास। सुनिए, अगर हिम्मत हो तो। चलिए शुरू करते हैं। रात के दूसरे पहर जब पंडित नारायण दत्त अपनी खाट पे करवट बदल रहे थे, तब उन्हें पहली बार वो आवाज सुनाई दी, पानी की आवाज। पर गांव का तालाब यहां से आधा कोस दूर था। पंडित जी ने आंखें खोली। छत पर टिमटिमाता दिया था। कमरे में उनकी पत्नी सुमित्रा देवी सो रही थी। खिड़की के बाहर अंधेरा था, घना, बेजान। पर उस अंधेरे में से आवाज आ रही थी, जैसे कोई पानी में हाथ पांव मार रहा हो। छपाक छपाक छपाक, फिर एकदम बंद। पंडित नारायण दत्त ने आंखें मूंद ली और मन में राम नाम जपने लगे। धनौरा गांव के बारे में एक बात मशहूर थी। वहां का काली ताल कभी नहीं सूखता था। सूखे से सूखे साल में भी उस तालाब में पानी भरा रहता था। गांव वाले इसे देवी मां का आशीर्वाद मानते थे, पर बुजुर्ग लोग जानते थे काली ताल का पानी पवित्र नहीं है, वहां कुछ और है। 3 साल पहले उस तालाब में राम रतन की लाश मिली थी। राम रतन गांव का एक मेहनती किसान था। कहते हैं कि गांव के जमींदार बलभद्र सिंह ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था कि राम रतन ने उनके खेत में आग लगाई। गांव की पंचायत बैठी और बलभद्र सिंह के पैसे और रसूख के आगे किसी ने आवाज नहीं उठाई। यहां तक कि पंडित नारायण दत्त ने भी, जो उस पंचायत में थे, मुंह सिल लिया। राम रतन को गांव से निकाल दिया गया। उसी रात वो काली ताल में डूब गया या डुबोया गया, ये कभी पता न चला। अब 3 साल बाद घटनाएं शुरू हुई थीं। पहले गंगादीन का बेटा मोहनलाल, जो उस पंचायत में था, काली ताल के पास बेहोश मिला। होश आया तो बोला कि एक गीला आदमी उसे तालाब की तरफ खींच रहा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, जबकि रात भर बारिश नहीं हुई थी। फिर छीतरमल, पंचायत का एक और सदस्य, रात को उठकर नींद में चलते हुए तालाब की ओर जाने लगा। उसकी पत्नी रजिया ने देखा और चिल्लाई तो वो रुका। पर जब रजिया उसके पास गई तो उसके पांव भीगे थे और आंखों में एक अजीब खालीपन था। उसने कहा, राम रतन बुला रहा है। और तीसरी घटना, खुद बलभद्र सिंह के बड़े दरवाजे पर सुबह सुबह पानी के गीले पैरों के निशान मिले। निशान बाहर से आते थे, अंदर तक जाते थे और वापस नहीं आते थे। गांव के लोग घबराकर पंडित नारायण दत्त के पास आए। पंडित जी की उम्र 60 के पार थी। माथे पर चंदन का तिलक, आंखों में शास्त्रों का तेज। पर इन दिनों उनकी आंखों में कुछ और भी था, एक खटका, एक अपराध बोध जो रात को सोने नहीं देता था। पंडित जी, काली ताल में कुछ है। राम रतन की आत्मा भटक रही है। पंडित नारायण दत्त ने गहरी सांस ली। वो जानते थे ये दिन आना ही था। कल रात मैं तालाब पर जाऊंगा, उन्होंने कहा। अगला पूरा दिन पंडित जी ने तैयारी में बिताया। स्नान, पूजा, मंत्र जाप। उन्होंने अपनी पोथी निकाली, जिसमें उनके गुरु ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रेत बाधा के उपाय लिखे थे। एक एक श्लोक पढ़ा, एक एक विधि याद की, पर मन में एक कांटा चुभता रहा। मैंने राम रतन के साथ अन्याय होते देखा था और मैं चुप रहा। रात के 10वें पहर पंडित जी घर से निकले। हाथ में कमंडल, कंधे पर कंबल और जेब में कपूर, लाल धागा और सिंदूर। अंधेरी गली से गुजरते हुए उन्हें महसूस हुआ कोई पीछे पीछे चल रहा है। पर मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, बस पांव की आहट, भीगे पांव की, जो उनके पीछे पीछे आती थी। पानी में चलने की आवाज, पर जमीन सूखी है। पंडित जी ने तेज कदम बढ़ाए। काली ताल पहुंचे तो चांद आधा था और उसका उजाला पानी पर कांपता था। तालाब का पानी काला दिखता था, जैसे पानी नहीं, रात का आसमान नीचे उतर आया हो। किनारे पर पुराने पीपल के पेड़ थे, जिनकी जड़ें पानी में थीं। पंडित जी ने किनारे पर आसन लगाया।
कमंडल में गंगा जल था। उन्होंने चारों ओर छिड़का, दिया जलाया, धूप अगरबत्ती लगाई, फिर आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। 5 मिनट बीते। तालाब में कुछ हिला। पंडित जी ने आंखें नहीं खोली, मंत्र जारी रखा। पानी की आवाज आई, छपाक, फिर छपाक, फिर छपाक, जैसे कोई तालाब के बीच से किनारे की ओर आ रहा हो। फिर आवाजें बंद हो गईं। पंडित जी को लगा कोई सामने आकर बैठ गया है। पानी टपकने की आवाज आ रही थी, बूंद बूंद, ठप ठप ठप। उन्होंने आंखें खोली। सामने कोई नहीं था, पर उनके आसन के ठीक सामने गीले पांव के निशान थे, किनारे से उनके पास तक आते हुए। रामरतन, पंडित जी ने कांपती आवाज में कहा, मैं जानता हूं तू यहां है। हवा थम गई, पीपल के पत्ते रुक गए, दिए की लौ सीधी खड़ी हो गई। फिर पानी के भीतर से एक आवाज आई, गहरी, भीगी, जैसे किसी ने पानी के अंदर से बोला हो, पंडित जी आप आए। पंडित जी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो आवाज रामरतन की थी, पर बदली हुई, जैसे 3 साल तालाब के तल में रहने के बाद आवाज पानी से भीग गई हो। हाँ मैं आया हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। पानी में हलचल हुई। किनारे की मिट्टी गीली होने लगी, जैसे तालाब सांस ले रहा हो। न्याय, एक शब्द, पर उसमें इतना दर्द था कि पंडित जी की आंखें भर आईं। रामरतन, जो हुआ वो गलत था, मैं जानता हूं। मैंने पाप किया चुप रहकर। आप चुप रहे पंडित जी। आपने जानते हुए भी न्याय को मरते देखा। मैं डूबा नहीं था, मुझे डुबोया गया था बलभद्र सिंह के 2 आदमियों ने। पंडित जी के हाथ कांप रहे थे, कमंडल छलक गया। तभी पीछे से आवाज आई। पंडित जी ने मुड़कर देखा। बलभद्र सिंह खुद वहां आ रहे थे, हाथ में लालटेन, पर उनके चेहरे पर एक अजीब भाव था। डर नहीं, बल्कि एक खिंचाव, जैसे उनकी इच्छा से वे नहीं आ रहे हों। उनके पांव खुद ब खुद उन्हें तालाब की ओर ले जा रहे थे। पंडित जी, बलभद्र सिंह की आवाज में दहशत थी। मैं रोकना चाहता हूं, पर पांव नहीं रुकते। कोई खींच रहा है मुझे। वे किनारे के पास पहुंच रहे थे। पंडित जी खड़े हुए। रामरतन रुक, ये रास्ता नहीं है। यही न्याय है पंडित जी। नहीं, पंडित जी ने तेज आवाज में कहा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो मंत्र जो प्रेत को रोकता है, बांधता है। उनकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द स्पष्ट थे। बलभद्र सिंह के पांव रुके, पर झटके से, जैसे किसी ने रस्सी खींची हो। वे घुटनों के बल गिर पड़े। तालाब में जोरदार हलचल हुई। पानी उफनने लगा, लहरें किनारे से टकराने लगीं। दिया बुझ गया। घने अंधेरे में पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे। फिर एक भीषण चीख पानी के भीतर से, और सब शांत हो गया। पंडित जी ने कमंडल से जल छिड़का, हाथ जोड़े, कहा, रामरतन, मैं वचन देता हूं, तेरे साथ जो हुआ वो सबको पता चलेगा। बलभद्र सिंह को सच्चा न्याय मिलेगा इस दुनिया में। पानी में हल्की सी लहर उठी और बंद हो गई, जैसे किसी ने हां में सिर हिलाया हो। बलभद्र सिंह अभी भी जमीन पर थे, कांपते, टूटे हुए। पंडित जी उनके पास गए और बोले, उठो, कल सुबह पंचायत बुलाओ और इस बार सच बोलो। बलभद्र सिंह ने पंडित जी को देखा। उनकी आंखें भरी हुई थीं। वो रामरतन, उसने मेरे सपनों में आना बंद कर दिया। हां, पंडित जी ने कहा, अगर तुमने सच बोला तो। अगली सुबह धनौरा गांव की पंचायत बैठी। बलभद्र सिंह ने कांपती आवाज में सब बता दिया। झूठा इल्जाम, अपने आदमियों को भेजना, रामरतन को काली ताल में, सब कुछ। गांव सन्न था। पंडित नारायण दत्त ने उठकर कहा, और मेरा भी पाप है, मैं जानते हुए चुप रहा। रामरतन के परिवार से माफी मांगता हूं। रामरतन की बूढ़ी मां फूलमती, जो एक कोने में बैठी थी, फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन के बाद काली ताल का पानी बदल गया।
जो काला, गहरा और डरावना लगता था, वो अब नीला दिखता था, साफ, पारदर्शी, जैसे तल तक देखा जा सके। गांव वालों ने कहा कि तालाब के किनारे एक दिन सुबह सुबह कमल का एक फूल खिला हुआ मिला, जबकि उस तालाब में कमल कभी नहीं उगे थे। पंडित नारायण दत्त हर अमावस्या को उस तालाब के किनारे जाते, दिया जलाते और राम रतन के नाम से जल चढ़ाते। एक रात जब वे वहां बैठे थे, उन्हें पानी की सतह पर एक हल्की सी मुस्कान दिखी, एक पल के लिए बस। शायद राम रतन को चैन मिल गया था, शायद। राम रतन को न्याय मिला, काली ताल का पानी साफ हो गया। पंडित नारायण दत्त को चैन मिला, या मिला, क्योंकि उस रात जब पंडित जी तालाब से वापस आ रहे थे, उन्होंने एक बार मुड़कर देखा था और उस अंधेरे में कुछ था जो हिल रहा था, जो देख रहा था, जो मुस्कुरा रहा था। राम रतन शांत हो गया था, पर जो था वो राम रतन नहीं था। काली ताल आज भी है, धनौरा गांव आज भी है, और कहते हैं आज भी अमावस्या की रात तालाब के किनारे पांव के निशान मिलते हैं, गीले, ताजे, जो कहीं से आते हैं पर कहीं जाते नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो रात को अकेले सोते हैं। लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अगली कहानी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार जो आएगा वो तालाब से नहीं आएगा, वो आपके बहुत बहुत करीब से आएगा। जय हिंद।